बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला सार। मैं हूँ यासिर रशीद और टेलीफोन लाइन पर आज हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर पंजाब इस वक्त मरकज़ निगाह है। पंजाब की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा इम्तहान आन पहुँचा है। कल सुबह जो पोलिंग होगी 17 जुलाई, कल दिन है इतवार का, तो कल ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के 14 अजला के 20 हल्कों में होने जा रहे हैं, उन हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो किस हद तक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत किस हद तक है, दोनों पार्टीज़ के दरमियान ये जो एक बड़ा दंगल होने जा रहा है जो नतीजा खेज साबित होगा पंजाब की सियासत के हवाले से, ये किसके नाम रहेगा। लेकिन इससे पहले कि ये पोलिंग का अमल शुरू हो सुबह को, आज के दिन में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी खिताब किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं की जानिब से प्री पोल धांधली का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम लगाया गया है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि जिनकी सियासत ही धांधली पर मबनी हो वो दूसरों पे क्या इल्ज़ामात लगाएंगे। उनका यह कहना था कि 2018 में भी आपने धांधली की, लेकिन अब की बार आपको धांधली का मौका नहीं मिलेगा। अब तमाम इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, अब अपने बलबूते पर यह इम्तिहान होगा और जो इसमें कामयाब होगा वही पंजाब की सियासत में आगे बढ़ सकेगा। दोनों तरफ से धांधली के इल्ज़ामात पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले ही लगना शुरू हो चुके हैं। तो कल का दिन किस हद तक पुरअमन गुजरेगा और ये जो इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात के नतीजे में क्या कोई तूफान भी बर्पा हो सकता है या फिर ये तूफान यहीं पे थम के रह जाएगा और कल का दिन खुशउस्लूबी से गुजर जाएगा। तो इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, पूछते हैं आज के दिन जिस तरह के इल्ज़ामात, प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम, फिर एक कारकुन का पकड़े जाना, उससे 200 शनाख्ती कार्ड का मिलना, एक तरफ 5-5 हज़ार रुपए के वोट का खरीदे जाना, दोनों तरफ से ये इल्ज़ामात की भरमार हो रही है, तो ये कल के दिन पे किस हद तक असरअंदाज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यहाँ सर, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि हुकूमत शदीद बुखलाहट का शिकार है। कि इस वक्त आप ये गौर करें कि 2 अफराद को पंजाब बदरी का बदर करने का हुक्म दिया गया, जिनमें से एक साबिक वफाकी वजीर है और दूसरा शख्स जो है वो इस वजह से कि उसके नाम के साथ गुज्जर लगता है और एक लाहौर में PTI की तरफ से गुज्जर इलेक्शन लड़ रहा है। ये बात 3 लोगों को इसलिए पकड़ लिया गया कि जनाब ये उसके साथी हैं और कंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर जा रहे थे। क्या पाकिस्तान पंजाब का कोई एक हल्का ऐसा है जहां पर लोग आज पर्चियां देने क्या वैसे डोर टू डोर लोगों को मिलने ना गए हो? जलसे जुलूसों पर पाबंदी होती है इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद। ये उस वक्त सारा कुछ किया जाता है, उस वक्त गिरफ्तारियां की जाती हैं कि जिस वक्त आपको ये चीज नजर आए कि आप इलेक्शन हार रहे हैं, या फिर आप इस इलेक्शन हारने के साथ साथ आप फिर झगड़े में चले जाएं, फिर खौफ की फजा कायम करें। तो ये सब कुछ हो रहा है। अभी मैं 10 मिनट पहले एक बयान पढ़ रहा था फताह तारड़ साहब का, इसमें उन्होंने कहा जी शिबली फराज साहब जो हैं वो लोधरा पहुंचे हैं और उनके साथ मुसल्ला लोग हैं। बताएं, शिबली फराज बेचारा जिस खानदान से तल्लक रखता है, जैसा वो शख्स है, क्या आप समझते हैं, क्या कोई शख्स भी समझता है कि वो मुसल्ला लोगों को साथ लेकर आएंगे? क्या वो समझते हैं? अब बेसिक गेम जो हो रही है वो गेम ये है कि किसी तरीके से इतना खौफो हरास पैदा कर दिया जाए, किसी तरीके से ऐसे हालात बना दिए जाए कि जनाब PTI के जो लोग हैं, जिन हलकों में इन्हें नजर आ रहा है इन हलकों में PTI के लोग जीत सकते हैं, वहां पर कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि उनके मुतहर्रक कारकुनों को गिरफ्तार किया जाए या उन्हें प्रेशराइज किया जाए या उन्हें डराया जाए। कोई ऐसा काम किया जाए कि वो कल पोलिंग के अमल शुरू होने तक और पोलिंग का अमल खत्म होने तक खौफ के मारे छुप जाए कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, हम पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मुझे होता है हुकूमत बैठी है, पूरी हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वाज़ेह फैसला आया था, एक हुक्म आया था कि कोई भी इसमें मुदाखलत नहीं करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। अब साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तो वो मौजूदा हुकूमत जो इलेक्शन लड़ रही है, तो उसको तो चाहिए था कि PTI के लोगों को नाजायज तंग ना करें और बाकी लोगों को भी ना करें। लेकिन जो हालात पैदा हो गए हैं, मुझे कल का इलेक्शन जो सुबह जो इलेक्शन शुरू होगा पोलिंग, उससे लेकर पोलिंग के खत्म होने और गिनती के अमल तक मुझे बड़े खौफनाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो, फिर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे बड़ा खौफनाक सिनेरियो नजर आ रहा है। मुझे बड़े ऐसी चीजें हमें महसूस की जा रही है, स्मेल की जा सकती है ऐसी चीजों की कि कल का दिन जो है ये पहली दफा होगा कि हुकूमत की तरफ से
कोई ऐसा मामला सामने आएगा कि जिससे क्लैश बढ़ सकता है और इससे मुल्क का नुकसान होगा, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। पहले ही सियासी जमातों के अंदर तलखियां इस कदर बढ़ चुकी हैं, पहले ही सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात में इस कदर आगे जा चुकी हैं कि अब मजीद अगर ऐसी तलखियां बढ़ती हैं, मजीद ऐसे काम होते हैं जो होते नजर आ रहे हैं। या सर जरा आप हिस्ट्री उठा के देखें, क्या पंजाब में आज से पहले आपने किसी और सूबे के बंदे को सूबा बदर किया था, उसके सूबे में आने पे पाबंदी लगी थी क्या माजी में? क्या आप अच्छा लगी होती, ये होता था कि फला मजहबी रहनुमा है, वो इंतशार पैदा करेगा, कोई ऐसी तकरीर करेगा कि जिससे इंतशार पैदा होगा, आप उस पर भी तो पाबंदी लगाते थे। अच्छा बाकी होता था सियासी लोगों पर पाबंदियां नहीं लगती, सियासी लोगों पर पाबंदियां लगाई ही नहीं जाती, सियासी लोगों पर पाबंदियां लगाना जो है वो किसी सूरत में सूट नहीं करता। आपने सुबह ट्वीट भी देखे जिसमें कहा गया कि शिबली फराज साहब जो है उन्हें वहां कहा जा रहा है कि आपका संलग्न केपीके से है, आप एनओसी लेके हैं। भाई क्या केपीके पंजाब कोई और मुल्क है? पंजाब में आने के लिए केपीके किसी और मुल्क से आना पड़ेगा? किस चीज का एनओसी चाहिए होगा? कौन से एनओसी की बात कर रहे हैं? तो ये तलखियां बढ़ाने वाली बात है और ये इलेक्शन जिमनी इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान की जहां तारीख तब्दील करेगा, वहीं पर ये जिमनी इलेक्शन जो है मुझे लगता है सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात को उस हद तक ले जाएगा कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। राणा साहब आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो होती है, हर जमात की होती है, जिसके जितने भी उम्मीदवार हों, जितने हलकों में भी खड़े हों, उसका ये मानना होता है कि तमाम के तमाम उम्मीदवार हमारे जीतेंगे। आज आपकी खान साहब से भी मुलाकात हुई तो तासुर क्या आपने देखा? कितने हलकों के लिए वो पुरुम्मीद बैठे हैं? वो क्या तमाम के तमाम हलकों की उम्मीद लगाए बैठे हैं या फिर उन्हें ये यकीन है कि कुछ हलके उनके हाथ से निकल जाएंगे और बड़ी तादाद उनके हाथ में रह जाएगी? देखिए मेरी खान साहब से मुलाकात भी हुई, बड़ी डिटेल में बात भी हुई और खान साहब बहुत ही ज्यादा पुरुम्मीद हैं। खान साहब के पास जो रिपोर्ट्स थी उन रिपोर्ट्स में से कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हुई थी, उनकी कॉपीज थी, कुछ इनके अपने सर्वे थे, कुछ सर्वे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के थे, कुछ सर्वे जो थे वो ऐसे थे जो एक न्यूट्रल सर्वे होते हैं। उन सर्वे के मुताबिक 16 सीटें तो पीटीआई की बिल्कुल क्लियर नजर आती जो उनके पास था और 4 सीटों पर उनका कंपटीशन था। मतलब वो 4 सीटें जो पहले पीटीआई नजर आ रहा था शायद अच्छे तरीके से ना जीत सके, तो अब उसमें जिस तरह लोधरा की 2 सीटें मैं बता देता हूँ, वहां पर इमरान खान साहब के जाने के बाद हालात इंतहाई तब्दील हो गए हैं। वहां पर जो मेजर इज्जत थे, पहले उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो गई है। आमिर इकबाल शाह जो है पीर आमिर इकबाल, उसकी पोजीशन भी अच्छी हो गई है। उसके बाद ये जब जाते हैं मुजफ्फरगढ़ जाते हैं तो मुजफ्फरगढ़ की वो सीट जो थी इमरान खान साहब के जलसे के बाद उसमें भी बड़ा फर्क आ गया है। उसमें 2 वजूहात थी, मैंने पूछा मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़ के पढ़ी हैं। उसमें लिखा हुआ था एक तो मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो आपस में एक करीबी खानदान के 2 अफराद लड़ रहे हैं जिससे वोट एक टीम हो गया और साथ लिखा हुआ था कि इमरान खान के वहां जलसा करने के बाद पोजीशन इंतहाई मजबूत हो गई है पीटीआई के उम्मीदवार की। ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह है। अब जहां पे जीती हुई रिश्ते नजर आ रही हो और दूसरा मैं एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बता दूं यासर आपको, जिससे मुझे नजर आ रहा है कि ये तो हमने खान साहब की खान साहब बहुत मुतमिन है। दूसरा जहां मुझे नजर आ रहा है ना, जो आप कह रहे हैं झगड़ा ना हो जाए, वो ये है कि हाई कोर्ट ने कल एक फैसला दिया था वोटर लिस्टों के हवाले से। कुछ नाजायज वोटर कहीं डाल दिए गए थे, कुछ को मुर्दा करार दे दिया गया था। अभी तक वो लिस्टें बहुत से हलकों में नई लिस्टें नहीं पहुंची, ये मैं आपको मुसद्दका बात बता रहा हूँ। और अगर वो पुरानी लिस्टें ही चली और हाई कोर्ट के हुक्म की हुक्मअदूली की गई तो फिर आप मुझे बताएं फिर तो झगड़ा हो। फिर एक और कानूनी मार्का आपको सामने नजर आ रहा है। राणा साहब साथ ही मौजूद इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा हम कल के इंतखाब के हवाले से बात कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा फायदा होगा जो आज एक हाई कोर्ट ने हुक्म नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है ईसीपी का कि जो पोलिंग एजेंट होंगे वो उसी हल्के से मुख्तस नहीं किए जाएंगे, तो इसका फायदा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रही हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? देखिए मकसद ये है, बिल्कुल बहुत फायदा इस वजह से होगा कि आपको पता बहुत सारे हमारे जो कारकुन हैं पूरे आपको पता हर तरफ से आए हुए हैं जो पार्टिसिपेट फुली करना चाहते हैं और अवेयर हैं कि जो इस मरतबा जो पहले धांधलियां होती रही हैं और वो चाहते हैं कि वो पोलिंग एजेंट्स बने। अब मकसद ये था कि इस किस्म की रुकावट की वजह से, जो कि पहले कभी किसी इलेक्शन में नहीं हुआ, उन्होंने लोगों को रोक डाला था, जो कि बिल्कुल ज्यादती है और एन
वो जो रूल्स हैं उसके मुखालिफ थी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द कोर्ट। आपको पता आज हमने सुबह रिट की थी और उस पिटीशन का हमें जवाब उन्होंने दे दिया दोपहर में, और उन्होंने इनकी मुस्तरद करके और हमें इजाजत दे दी है कि बाहर से आए हुए जो अपना जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी बाहर से आके बैठ सकते हैं। उसका बिल्कुल हमें फायदा होगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको एक इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि हमेशा अब मैं 3 इलेक्शन लड़ी हूँ, मेरे अपने घर वाले जाके पोलिंग एजेंट बन के बैठते रहे, दे नेवर बिलोंग टू दैट एरिया। इस वजह से इस तरह के काम करने से फिर हम लोगों के दिमाग में शक व शुबा आ जाता है ना कि क्या वाकई ये रूल्स और रेगुलेशंस को मोड़ तोड़ रही हैं, किसी को फायदा तो नहीं पहुंचाने की कोशिश है। ये जो शक का एलिमेंट आ जाता है ना, तो शुक्र है खुदा का कि ये मसला आज हल हो गया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमें साउथ के अंदर, क्योंकि वहां से भी मुझे शिकायत आई थी कि उन्होंने जानबूझ के ये काम किया है, एंड क्योंकि बहुत सारे इनके कारकुन और जगहों से आए हैं ताकि वो डीजी खान की इलेक्शन में भी शामिल हो, तो डेफिनेटली फायदा होगा इससे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो शोर मचा हुआ है कि आपका एक कारकुन पकड़ा गया है जिससे शनाख्ती कार्ड बरामद हो गए हैं जो खरीद फरोख्त कर रहा था, इस पे कितनी हकीकत है? बिल्कुल गलत बयानी की, वो भी आज कोर्ट में केस था, मेरे वकील वहां थे, उन वकीलों ने वो बंदा जो है उसको ही इज बीन रिलीज, और वो उसने बिल्कुल उसने कहा जी ये मेरे पास मेरे दोस्तों के आईडी कार्ड्स थे, हम लोगों ने तरीके इंसाफ को, मुझसे नून लीग वाले खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उनको मैंने कहा था मैं नहीं बेचूंगा, गलत बात ना करे। ये आपस में फजूल किस्म की, आप देखें सबसे बड़ी ये बात है अजीम साहब, मैं 3 इलेक्शन लड़ी हूँ, आपने कभी ये इल्जाम सुना है कि हमने खुदा ना खासा वोट खरीदे? वोट खरीदने की तो इनको आदत है। अगर आपको याद हो तो मेरी 2018 की इलेक्शन के अंदर मैंने कोई 3 बोरियां भरी हुई जो नालों में फेंके गए थे आईडी कार्ड, वो आपको याद है ना, आपको दिखाई गई थी कि ये मुझे याद है। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, और मैंने तो आज तक जिंदगी में वोट नहीं खरीदा, ना हम खरीदने वाले लोगों में से हैं। डॉक्टर साहब ये जो ज़ैन कुरैशी के हवाले से बातें गर्दिश कर रही थी कि 10 वोटों के बदले 1 मोटरसाइकिल दी जाएगी, मेरा ख्याल है जी ये पहली दफा सुना, मुझे तो नहीं लगता कुरैशी साहब कभी वोट खरीदेंगे। ये ना मैंने आज तक ये बात उनके बारे में, और कोई पहली दफा इलेक्शन तो नहीं लड़ी जा रही है ना, ज़ैन ने पहले इलेक्शन लड़ी, नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़के वो एमएनए बना है, तो मैंने तो, आपने कभी किसी ने सुना था इस तरह की बात? ये तो जो वो लड़का खड़ा हुआ है अपना इनका तरीन साहब के सपोर्ट से, तरीन साहब ने तो सारी जिंदगी वोटें खरीदी। मेरे तो बहस ही उनसे इस बात पे हुआ करती थी, जब वो कहते थे आपके पास पैसे नहीं, आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगी, तो मैं उनसे कहती थी मैंने तो वोट मांगनी होती है, वोट खरीदनी थोड़ी होती है, आप वोट खरीदते हैं। दैट इज द डिफरेंस। डॉक्टर साहब आप जो आज केस था अदालत में, ये जो जिसका इल्जाम लगा है कि ये शनाख्ती कार्ड इससे निकले, उस केस का क्या बना? दूसरा, नजीर चौहान साहब की एक वीडियो चल रही है पैसे देते हुए, क्या आप इलेक्शन कमीशन में गई हैं उससे? मैंने कह दिया है, वो सारा एविडेंस लेके इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में, तो मेरा ख्याल है जितनी मेरी आना जाना है शायद ही किसी की इतना मुलाकातें हुई होंगी, इंशाल्लाह ये कल भी हम इसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ आप लोगों का ये दावा है कि 20 नशिस्तें आप लोग ही हासिल करेंगे, तो पीटीआई के बेशतर रहनुमा जो हैं वो 16 नशिस्तों पे नजरें रखे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि 16 नशिस्तें वो हासिल करेगी। तो क्या अगर कल इंतखाबात के बाद नताइज आना शुरू हो जाते हैं तो दोनों तरफ से खुश असलूबी से कबूल होता देख रही हैं या फिर कोई दंगा फसाद देख रही हैं? देखिए, अगर तो साफ शफाफ इलेक्शन हो गई और इंटरफेरेंस न हुई और सब न्यूट्रल रहे तो यकीनन कोई शोर नहीं मचेगा। ये तो शोर तब मचेगा कि अगर खुदा ना खास्ता धांधली सामने आ गई। हम लोग हर तरीके से देखें, हमारी देखें नसीब देखें कि हम धांधलियां रोकने की कोशिश में लगे हुए। जरा सी खबर आती है, हम इतने पैरानॉय हैं, जरा सी खबर आती है हम भागना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने फिर कोई धांधली करनी। इनको तो कोई फिक्र नहीं है, इनको पता है कि हम धांधली नहीं करते। पिटिशन अगर जमा कराई जा रही है इलेक्शन कमीशन में, तो मैं पिटिशन जमा करा रही हूँ। आपने देखा किसी और को पिटिशन जमा करवाते हुए? आपने देखा है कि कोई नून लीग वालों की तरफ से पिटिशन जमा हुई हो? मैं वैसे पूछ रही हूँ। देखिए ना, अगर ये जो वोटर लिस्ट है वो गलत है तो मेरे पे भी असर करेंगी और इनपे भी असर करनी चाहिए। नहीं सही, इन्होंने तो कोई नहीं पिटिशन भेजी। जो काम
मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये सारी हरकतें ये करते हैं और हमें पिटीशन जमा करानी पड़ती है इलेक्शन कमीशन में। और नजीर चौहान तो आपको पता है पुराना खिलाड़ी है, इस तरह का वोट खरीदने उसकी आदत है। ये सारे पुराने खिलाड़ी आप ही की जमात में थे, तो कितना सीखा है इन पुराने खिलाड़ियों से आपने? मैंने तो आपको बताया कि मैंने तो अल्लाह का बड़ा शुक्र किया कि अल्लाह ताला ने हमारी जान छुटवाई सारे लोगों से। ये वो वाली बात थी, आई वाज नेवर हैप्पी। अच्छा, डॉक्टर साहब, राणा साहब भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल बीच में। अब की बार जब कैंपेन का आगाज होने वाला था तो खान साहब ने ये कहा कि अब की बार हम हकीकी कारकुनों को टिकट्स देंगे, लेकिन फिर से बातें ये हो रही हैं कि आपने कुछ उन लोगों को फिर से साथ में मिला लिया कि जिन लोगों से ये तवक्को थी कि वोट बैंक इनका कुछ ना कुछ होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई तौर पे जो इस वक्त हैसियत बन चुकी है उसका झटका इन्हें लगेगा, वही हल्ला इन्हें मिलेगा तो मजीद ये वोट हासिल कर लेंगे। इसमें कितनी सदाकत है? मेरे ख्याल बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, 6 सीटें मेरे पास हैं सेंट्रल पंजाब की। साहिवाल में जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे दरीना कारकुन हैं, उनको मिला सर्वर को। जो बच्चा खुर्रम है, ये ही हैज बीन ह्यूज सपोर्टर ऑफ तहरीक इंसाफ और उसको वोट मिला। वो किसी तरीके से ना उसने पहले कभी इलेक्शन लड़ी, पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा है। फिर आप देख लीजिए शब्बीर जो है वो कारकुन रहा है तहरीक इंसाफ का, पर ठीक है उसकी बात ये कि भाई जरूर है वो इसका खालिद गुजर का, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उस बच्चे की अपनी काम के मसले में स्टैंडिंग नहीं थी, वो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, अब आ गए जहां तक क्या कहते हैं अकरम उस्मान अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इस वजह से नहीं लड़ते रहे कि वो मियां महमूद रशीद साहब के वो हैं दामाद हैं। फिर आप देख लीजिए कि जहीर अब्बास खोकर पहली दफा तो नहीं, हमारा सब मुझे अगर आपको 2010 में जो पहली दफा बाय इलेक्शन यहाँ हुआ था तो उसमें जहीर अब्बास खोकर ने 22,000 वोट लिया था। तो दैट इज द टाइम जब तहरीक इंसाफ पहली दफा एज पोटेंशियल मतलब विनर जो है वो निकलनी शुरू हुई थी, क्योंकि उसने इतने ज्यादा वोट लिए थे तो चांसेस ये थे कि भी अगली दफा जीत जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है, ये कहना कि ये लोग सारे जो हैं ये वो कोई पहले इनके पास, ये दिस इज नॉट सो। ये हमारे अपने मतलब जहीर अब्बास खोकर के बारे में कोई शक है आपको कि जब मैंने वो मेरे से भी पुराने हैं, मैं तो 2010 में ज्वाइन किया, तो 2009 में ज्वाइन किया। तो मेरा ख्याल है इतने पुराने कारकुन हों तो उन पुराने कारकुनों को सबको खान साहब ने कंसिडर करके, और मेरे हल्के में तो जरूर दिए, और ये जो मेरे पास 6 हल्के हैं और बाकी जगहों पे भी बहुत ज्यादा उनको प्रायोरिटी दी गई है। कहीं कोई इक्का दुक्का जो होगा वो दैट माइट बी, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। मेरे तो 6 के 6 जो हैं वो कारकुन लोग हैं और उन्होंने बड़ी खिदमत की हुई है पार्टी। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, हाई कोर्ट का एक फैसला था लिस्टों के हवाले से। अभी कुछ जगह से हमें पता चला कि अभी तक वही पुरानी लिस्टें चल रही हैं जो हाई कोर्ट ने दुरुस्त करने का कहा था, इलेक्शन कमीशन ने उस पर इकरार भी किया था। तो क्या वो सारी लिस्टें ठीक हो गई हैं? नहीं जी, अभी तो ये सारी चीजों पे जो है वो हमें जो तसल्ली दी गई थी कि वो पुरानी लिस्टें, वजह यह है कि जो ये 2018 की जो लिस्टें उन पे इलेक्शन होनी है। ये नई लिस्टों पे जो नई लिस्टें थी इसके अंदर इन्होंने गलत जिस तरह आपको बताया इंदराज किया हुआ था, जिसके बारे में हमने सेक्शन डाली। और 2018 के बाद जो 2020 2 साल में जो वोट ऐड हुए वो कुछ जगहों पे एबनॉर्मल स्टफिंग हुई है वोट की, जो हमने उनके सामने निशानदेही की। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 167 में मैंने उनको दिखाया कि ये 11 यूनियन काउंसिल्स हैं। इन 11 यूनियन काउंसिल्स के अंदर आप देखिए कि 2 साल के अंदर कहीं 1500 वोट बढ़ी, कहीं 2000। जो बच्चे जो हैं वो बड़े होके 18 साल के होते हैं तो अपना जब वो बनाते हैं आईडी कार्ड तो ऑटोमेटिक उनका नाम वोटर लिस्ट में जब जाता है। लेकिन ये बताइए कि अचानक एक यूसी के अंदर 10,000 बच्चे तो नहीं हुए होंगे ना, कि 10,000 बच्चे एकदम बढ़ा के आपने वो 10,000 वोट वहां आ गई। फिर हमने उनको वोट का एविडेंस भी दिया कि बहुत सारी ये जो आपकी वोटिंग इंदराज हुई है यहाँ, उनका पता यहाँ का नहीं है। और इसी तरीके से मैंने उनको 168 का भी निकाल के दिया। तो उनसे कहा, उन्होंने ये कहा कि जी ये तब्दील नहीं हो सकते, लेकिन हम सारी वोटों को चैलेंज करेंगे। वो वोट जो बाहर से आएगी, जिस वोट का एड्रेस
167 का नहीं होगा, वो सारी वोट चैलेंज करेंगे हम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक तरफ हुकूमत जो है वो आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी कर रही है, कमेटी भी तश्कील दे दी है, आप पार्टी के पंजाब के उमूर भी देख रही हैं, तो क्या समझती हैं कि अगर हुकूमत इस तरह का दबाव डालने की कोशिश करती है तो पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी? आपका क्या ख्याल है कि कम दबाव डाला है इन्होंने पीटीआई से? अभी तक तो हम खड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी खड़े रहेंगे, ना किसी आर्टिकल से 6 से ना किसी और चीज से कतराते हैं। खुदा ना खास्ता आप कोई अपने वहम गुमाने भी सोच सकता है कि इमरान खान जो है वो खुदा ना खास्ता कभी पाकिस्तान के मुखालिफ काम कर सकते हैं, या हम में से कोई पाकिस्तान के मुखालिफ काम करे? तो ये करते रहे, इस तरह की गीदड़ भटकियां हम सुनते रहे। और कई दफा तो सबसे बड़ी ये बात है, जब आप क्रिमिनल्स को बिठा दें तो इसी तरह की बातें आप सुनेंगे ना। अब आपका मतलब है कि वो जो राना सनाउल्लाह साहब जिनको इंटीरियर का मिनिस्टर बनाया हुआ है, वो पाक साफ जो इंसान है जिन्होंने बहुत सारे कत्ल किए हुए हैं, और फिर उसके बाद मॉडल टाउन का सानेम की चौबारी, फिर सबसे बड़ी बात है 25 तारीख को जो जुल्म ढाया इन्होंने, 3 हमारे वर्कर उसमें शहीद हुए। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? दे आर द वंस। हम तो इस चीज क्रिमिनलिटी में बिलीव ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो एक जमहूरियत की बुनियाद है। और अगर इस तरह की हरकतें की तो अवाम एक हद तक बर्दाश्त करेगी, अवाम खड़ी है तो और वो कहते हैं ना, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। ये हमेशा समझ लेनी चाहिए चीज कि जब अवाम खड़ी हो जाती है फिर रोकना अवाम को मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा अवाम को रोकना मुश्किल हो जाता है, तो अगर कल रिजल्ट आपके मुताबिक अगर कल धांधली होती है तो क्या कल शाम से फिर तहरीक शुरू हो जाएगी, या फिर आप इंतजार करेंगे कप्तान कब कॉल देते हैं? देखिए मेरा ख्याल है जहां तक धांधली का ताल्लुक है, धांधली अगर इन्होंने की तो बहुत शोर मचेगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और जितने अदारे उनको समझ आ गई है कि इस तरह का काम अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं तो दुआई कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब कुछ कर हो और सुकून से इलेक्शन हो जाए और साफ शफाफ इलेक्शन हो, ताकि पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत किया जा सके। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, कोई इशारा हुआ है, क्या हुआ है, किसी तरफ से इशारा हुआ है कि वाकई इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होंगे? आप बड़े नहीं, ये बात नहीं है। आप देखिए ना, हम खुद इतने विजिलेंट हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। आप देखें ना, आप चीटिंग प्रिवेंट करना चाह रहे हैं ना, हम तो चीटिंग ही प्रिवेंट करेंगे ना, गलत काम ना करें। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर गलत काम होंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर इतना शोर-गुल मचेगा, ये भी इनको समझ आ गई। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिए और अब हम मुआशी बेहतरीन समत में गामजन हैं, इस पे क्या राय रखती हैं? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, 4 साल में पीटीआई ने जिस नहज पे पहुंचाया था, हम उस मुआशी गर्दाब से निकल के आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे तो उनको शर्म आनी चाहिए, मुफ्ता इस्माइल साहब फजूल किस्म की फोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले यानी तुम कौम को बेवकूफ समझते हो, 150 रुपए पेट्रोल बढ़ा के उसमें से 50 रुपए कम करके तुम कौम को बता रहे हो कि हम पैसे कम कर दिए, तो हम कितनी बेवकूफ बन सकती है। सारी दुनिया में इस वक्त जो ऑयल का बैरल है वो $98 पे आ गया, तो ये हमारे जमाने में तो $160 पे था, तब भी हमने सब्सिडी किया। अब तो $98 पे, तो इनको पैसे और मजीद कम करके ओरिजिनल प्राइस पे आ जाना चाहिए। ये ड्रामे जो कर रहे हैं ना मुफ्ता इस्माइल साहब, इनको कहें कि कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, एक हद तक ही आप ये तमाशे कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए लोग नहीं अब यकीन करेंगे आपकी बात को। ये मतलब है कि 150 रुपए बढ़ा दिया, अब मैंने 50 रुपए कम कर दिया। देखिए मैं कमी ले आया हूँ, आपके घर के अंदर कितनी बेहतरी आ गई। 50 नहीं 18 रुपए। ये तो इसी तरह के गले में फंदा डालो, उसको जरूर जोर से मरोड़ दो, जब बिल्कुल सांस निकलने लगे ना तो थोड़ा सा ढीला कर दो और कहो सांस आया ना, सांस आया, ये वाली बात। सही, कौम को एक हद तक ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, रोजाना की बुनियाद पे ऐसे शोशे नहीं जोड़े जा सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना लिए। नाज़रीन इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन दिखाई देती है कि कल पंजाब के इलेक्शन में तमाम जो नताइज होंगे वो उन्हीं के हक में होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मुतमईन दिखाई देती है
कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं और हमने आवाम को जो मुआशी गिरदाब से निकाला है, ये हक़ाइक़ जो हैं ये उन्हीं के हक़ में जाएंगे और इसके नताइज जो हैं वो उनके हक़ में आते हुए पंजाब की जो वज़ारत आला है उन्हीं के पास मौजूद रहेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है और पोलिंग से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इल्ज़ाम लगा रही है। तो इस वक्त जो मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो उनकी नज़र में कैसी है और उन्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अवामी हिमायत की दावेदार है, उसमें किस हद तक सच्चाई है, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने। कादिर साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कादिर साहब, इधर पंजाब की अगर सूरत हाल देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि 20 की 20 नशिस्तें उन्हीं के हक में होंगी, 20 ना भी मिली तो 16 नशिस्तें तो कहीं नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी 16 नशिस्तों पर नज़र जमाए हुए है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, इस मुआशी सूरत हाल पे PTI ने जो नैरेटिव अपनाया है, तो क्या PTI उस नैरेटिव में कामयाब होगी, अवामी हिमायत हासिल कर लेगी, या फिर लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देखेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब, PTI का जो नैरेटिव है या PTI जिस तरह तकारीर और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये 2018 नहीं है, ये 2022 है। PTI ने 3.5 साल हुकूमत की है पाकिस्तान में। जो चोर चोर का नारा लगा रहे थे, खुद ही चोर निकले। तोशा खाना करा था, खुद ही तोशा खाना की चोर निकले। सवाल ये है कि फिर आप मुझे एक बात बताओ कि पंजाब का इलेक्शन जो है ना वो सबके ऊपर बड़ा आयान है। 20 सीटों में तो 10 सीट तो वो है जिन आजाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी को भी शिकस्त दी थी, PTI को भी दी थी, नून लीग को भी दी थी। अब इस मरतबा जो है ना उसी आजाद उम्मीदवार के साथ नून लीग का टिकट तो है, साथ में पीपल्स पार्टी भी मौजूद है और उसका अपना हल्का भी मौजूद है। तो आप मुझे बताओ, रिजल्ट तो आपको अभी से 10 हल्कों का नजर आ रहा होगा। नंबर 1 बात, 9 सीटें चाहिए मुस्लिम लीग नून को, इनको चाहिए 13 सीटें। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कादिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कहते हैं 9 सीटें चाहिए और जो आजाद उम्मीदवार 10 पहले से मौजूद हैं तो वो तो 10 की 10 नशिस्तें PML के हिस्से में जाएंगी। अच्छा, कादर साहब को हमारे मुअज़्ज़ज़ है हमारे, एक तो उन्हें बताया कि 9 नहीं चाहिए, 11 सीटें चाहिए। और दूसरा उन्हें ये, अगर उन्होंने कहा कि PTI ने 4 साल में पिछले जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, जो कह रहे हैं, तो ये जो 10 उम्मीदवार थे जिनको इन्होंने कनाया, वो 10 के 10 उस वक्त PTI में थे। वो आजाद जीतने के बाद PTI में थे। उनका फिर जो गुना PTI के सर पार रहा है वो गुना फिर उनके सर भी पड़ा है। जो बदनामी PTI के सर पा रही है वो बदनामी उनके सर भी थी। 4 साल तो वो साथ रहे ना, ये दो माह हुए थे वो उनसे अलहदा हुए थे। तो जहां तक वोट बैंक का तल्लक होता है, देखें जब आप आजाद इलेक्शन जीतते हैं, अगर कोई शख्स कहे कि 4 साल पहले मेरा ये वोट बैंक था और अब मेरा वोट बैंक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मुझे चले, आप एक हल्का जो है 10 हल्के जो इन्होंने कहा, आप हम उनमें से एक हल्के की गिनती शुरू कर देते हैं तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि हर हल्के में क्या हो रहा है। कादिर साहब साथ ही मौजूद हैं। कादिर साहब जी, राय अपनी मुकम्मल कीजिएगा। आपने राना अजीम साहब की भी राय सुन ली होगी, वो ये कह रहे हैं कि 9 नशिस्तें तो नहीं चाहिए, आपको तो 11 नशिस्तें चाहिए आपकी इत्तेहादी जमात को, कि जो पंजाब के अंदर वजारत आला पर बरकरार रह सके। देखिए, मेरे हिसाब से तो 9 चाहिए। एक जो अभी चला गया शायद इस वजह से उसको 11 कह रहे हैं, मेरा ख्याल फिर भी 10 सीटें हैं। ये जो 9 सीटें थी, 10 सीटें थी, 10 तो आजाद जीत के उसने PTI ज्वाइन की है। आप मुझे बताओ कि 2018 में PTI जो पूरा 20-25 साल की जो इनकी मेहनत थी, सियासत थी, जिसको चोर करप्ट कहते थे, वो उस चीज में भी इस आजाद उम्मीदवारों ने PTI को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी सबको हराया। आज ये सारी पार्टी उस आजाद उम्मीदवार के साथ है। और फिर इसी, मैं आपको इसकी हवाला दूंगा जो मुल्तान का, तो ये आजाद उम्मीदवार ने तो शाह महमूद कुरैशी साहब को हरा दिया है। अब आप मुझे बताओ, अब उसका बेटा कैसे जीतेगा, जबकि उनको पता भी है कि वो बंदा कौमी असम्बली का आज भी मेंबर है। वो कौमी असम्बली की बजाय वो सूबाई असम्बली में वहां की परख तोल रहे। मैं ये समझ रहा हूं कि ये अगर ये इनको हार नजर नहीं आ रहा है तो इतना बुकलाट क्यों, ये XYZ फलाना डिंगा ये क्यों, इलेक्शन कमीशन को गालियां क्यों, शेख रशीद और फवाद चौधरी जैसे लोग उन्हें रखे हुए जो डायरेक्ट अदारों को गालियां दे रहे हैं और बल्कि अदारों को ये तो तंबीह भी कर रहे हैं कि श्रीलंका बन जाएगा। ओ भाई, शेख रशीद को बता दो, श्रीलंका तो उस वक्त बनेगा कि जब आप जो है ना वो अपनी जो बेड़ियां आपकी लगी हुई थी लॉन्ग मार्च में, आप घर से निकलते, आप तो किसी यार दोस्त, किसी रिश्तेदार के अगर छुपे हुए थे लॉन्ग मार्च में,
अब श्रीलंका कैसे बनेगा, जरा निकल के आओ, पता चल जाएगा तुम्हें श्रीलंका क्या होता है। जूते मार के लोग रोड में घसीटेंगे आपको। बात यह है, ये सिर्फ आवाम को तहश में लाने के लिए, और मैं कहता हूं ये दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के जो कानून है, आर्टिकल जो है ना वो 61B, वो ये नहीं है कि जो कत्ल करे, जो क्लाशिकोव से किसी को भ्रष्ट मारे, उसका ये है कि हर वो अमल जो इंसानों में खौफ फैलाए, दहशतगर्दी फैलाए। अब मुझे बताओ, शेख रशीद के बयानात, फवाद चौधरी के बयानात दहशतगर्दी फैलाने के मुतरादिफ नहीं है तो क्या है? अच्छा, आपने मंदू खेल साहब आपने बात की बयानात को, जरा माजी में हम चले जाएं तो माजी के अंदर जो बयानात आपकी तहादी जमात देती है कि आप बाहर निकलेंगे, लोग आपको जूते मारेंगे, आप हेलमेट पहन के निकले, तो ये बयानात तो ऑन रिकॉर्ड है, तो क्या वो भी दहशतगर्दी के जुमरे में आएंगे? देखिए, ये एक चीज बताऊं आपको कि बहुत सारे टॉक शो वहां भी करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, एक चीज आ जाती है कि यार फलां आदमी करप्ट है। यार वो भी तो करप्ट था। आप अभी की बात करो, जो मौजूदा सूरत में कौन बयानात कर वो दे रहे। और मैं एक चीज ये कहता हूं, बड़े अफसोस, खैर साहब, जुर्म तो जुर्म है ना, चाहे वो एक दिन पहले हुआ या एक दिन बाद हुआ। हम तो यही जानना चाहते हैं कि अगर आज इन्होंने ये गलत किया है, जो माजी में गलती है, सब कुछ कहते रहे हैं, क्या उन पे ये लागू नहीं होगा? देखिए, मैं फिर आप वही टॉक शो वाले जवाब दे रहे हो कि मैं आपसे करूं इमरान खान करप्ट है, आप बोल रहे हैं फलां भी तो करप्ट है। तो सवाल ये है कि कानून ये कहता है कि अगर एक कमरे के अंदर कोई सामान उठा के ले जाए, बाकी सारे लोग भाग जाए, निकल जाए, मैं दरवाजे पे पकड़ा जाऊं एक पेंसिल लेके, तो मैं कानून की ये नहीं बचता हूं राना अजीम साहब तो टीवी लेके गए, फलां तो फ्रिज लेके गया। आप अपनी बात का जवाब दो। आप दरवाजे पकड़ा गया, आपसे पेंसिल पकड़ा गया, आपने कैसे चोरी किया है? कानून तो ये कहता है। और दूसरी बात में एक चीज ये बता दूं कि ये डोमिसाइल का फर्क, ये अगर फवाद चौधरी और शेख रशीद का डोमिसाइल पुख्तनख्वा का, बलूचिस्तान का, वजीरिस्तान का होता तो फिर हम देखते हैं कि ये खामोश अदारे क्यों बैठे हुए हैं, बाकी लोग क्यों बैठे हुए हैं। अली वजीर कौमी असम्बली का मेंबर है, आज भी वो जेल में है। तो फिर कादिर खान मंदोखेल साहब, मकबूल गुज्जर पे और अली अमीन गंडापुर पे पंजाब में दाखिले में जो पाबंदी लगाई गई है, आप उस पर क्या राय रखेंगे? देखिए, अली गंडापुर का तो पहले भी आपका किरदार पता है उसका, जो डीआई खान में बराना जो है खवातीन को घुमाया गलियों में, वो भी पता है। बैलेट बक्स उठा के भागे, वो भी आपको पता है। एक शख्स जिस लाकानूनियत, जिसने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में जो बकवास की है वो आपने सबने सुनी है। आज उनका अपना कायद इमरान खान उसकी तारीफ कराए कि भुट्टो जैसा अजीम लीडर नहीं है कोई। सवाल ये कि उस शख्स ने कश्मीर में जो फायरिंग की है वो भी आपके सामने, उस शख्स ने यहाँ धरने में जो काम किया, तो इस वजह जो बंदा शर्त फैला रहा है उस शख्स के ऊपर तो पाबंदी लगाना चाहिए। कश्मीर असेंबली के मेंबर मकबूल गुज्जर के बारे में क्या राय रखते हैं आप? मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं कि वो कौन है, क्या है। मैं अली गंडापुर के बारे में जो पता था वो आपको बता दिए कि वो पहले शरपसंदी करा था, इस वजह से कश्मीर के इलेक्शन, धरना और डी खान के इलेक्शन आपके सामने, उसके ऊपर सही लगा है। बाकी ये जो गुजर है मैं नहीं जानता हूँ उसकी क्या किरदार है, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। तो आज ये जो कहा गया शिबली फराज साहब को कि आप KPK से आपका तल्लक है, आप वहां से NOC लेके हैं, तो क्या इससे हमें नफरत में इजाफा नहीं होगा, कमी की वजह? देखिए, बात ये होता है ना, शबली फराज साहब मेरे साथ परसों बैठे हुए थे डॉन टीवी में। आप शो उठा के देख ले, जिस तरह वो शख्स अपनी पूरा तरबियत दिखा रहा था उस शो में, आप अंदाजा कर ले। यानी शो में लिटरली वो गालियां दे रहा था, शो में लिटरली वो ऐसी माहौल पैदा कर रहा था कि ताकि मैं और या एक दूसरे की गिरेबान पकड़ ले। तो ऐसे लोगों का किरदार जब टॉक शो में इस तरह होता है, आप उनको इस तरह छोड़ दे, वो नफरती फैलाएगा और क्या करेगा। तो मैं समझ रहा हूँ ऐसे लोगों को बिल्कुल सही पाबंदी लगाए। बहुत सारे और भी है, उनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। जो शरपसंद अनासर है उनके ऊपर कड़ी नजर रखना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ना, मैं उस फैसले की भी मुखालफत की है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि इस फैसले को आपने दोनों पार्टियों को दीवार के साथ लगा ली है। आपने दोनों पार्टी को ये बता दिए उस दीवार को हाथ लगा लो, जो जिसने हाथ लगा लिया वही जीता, वही गुमराह। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून और आइन के तहत फैसले होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये पीटीआई के लिए भी और नून लीग की भी जो ना जिंदगी और मौत का सवाल कल का इलेक्शन बन गया। अल्लाह खैर करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शरपसंदी फैलाएंगे, ये लूट मार भी करेंगे, ये गाली गलोच भी करेंगे, और कल शाम जब इसको रिजल्ट उसके सामने आएगा, जब ये हारेंगे, तो पता नहीं वो क्या श्रीलंका वाले ख्वाब देखेंगे, ना जाने पाकिस्तान। कादिर साहब, आप आर्टिकल 6 के बारे में क्या राय रखते हैं? वफाकी काबीना जो सोच रही है, कमेटी तश्कील दे दी गई है, फिर सेनेट के अंदर भी सदर के मवाख़ज़े की बात की गई है।
आप ये समझते हैं कि ये तमाम तर जो चीज़ें ये हकाइक की बुनियाद पे एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है और इस तरह के केसेस चलने चाहिए? देखिए, आपको पता होगा माजी में अदारे सियासी लोगों के ऊपर, सियासी लोग अदारों के ऊपर गद्दारी के फतवे जारी करते थे। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अपने फैसले में कि ये आइन शिकनी भी है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि स्पीकर का जो रोल था वो गैर आईनी था। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सदर पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर का जो रोल था उस वक्त का वो गैर आईनी है। तो जब गैर आईनी है तो वो आर्टिकल 6 किस लिए रखा हुआ है? तो फिर तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो ऑथ ली है वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी गैर आईनी है। नहीं, देखिए, ओथ गैर आईनी कैसा हो सकता है? मुझे एक बात बताओ ना। ओथ गैर आईनी है तो उसको चैलेंज कर दे आप, उसी लाहौर हाई कोर्ट का फैसले को आप चैलेंज कर ले। जो बात आप बता रहे हो गैर आईनी, तो एक ही चीज पे उसके आगे भी मैं तो आपको हमने क्यों चैलेंज करना है? हम तो वो बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपने भी पढ़ा है, वो भी है। उसके बाद तो आर्टिकल 6 की बात की थी, बिल्कुल जो आइन तौर से करना चाहिए। तो आपकी हुकूमत भी रह चुकी है, नून लीग की हुकूमत भी रह चुकी है, फिर आप लोगों की हुकूमत है। सबसे पहले जिसने आइन तोड़ा था मुशर्रफ ने, उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लग रहा? उसको तो अदालत की जड़ से उखाड़ दिया मेरे भाई। आर्टिकल 6 के बाद सजाए मौत सुना दी गई। वो जल मुशर्रफ को जो अदालत ने सजा सुना दी, वो तो अदालत की जड़ से उखड़ गए मेरे भाई। अभी क्यों अब मुझे दूसरी तरफ ले जा रहे हो खामखा? फिर और मैं बातें खुल के करूं, समझे ना। मैं तो ये कहता हूं कि ये पंजाब की डोमिसाइल का फर्क है। जो पुख्तनख्वा का, बलूचिस्तान का, सिंध का डोमिसाइल है और पंजाब का डोमिसाइल, ये फर्क है। आप इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। जो पंजाब का डोमिसाइल होगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो बलूचिस्तान और सिंध का होगा उनको मार मार के सलाखों के पीछे बुला जाएगा, जैसे अली वजीर है या इससे पहले सरदार अताला मिंगल है या वली खान साहब थे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कहती है कि हमने बहुत से जबर झेले हैं, हमने सऊबतें बर्दाश्त की हैं, हमने जेलों की हवा खाई है, हमने सियासी जो इंतकाम है उसका भी हम निशाना बने हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सारी रियासत है ये भी एक सियासत देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज मैंने तो आपको क्लियर अल्फाज में बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन दोनों जमातों को दीवार के साथ लगा लिया है। लॉ जो आपकी जिंदगी और मौत का हुआ है, 20 सीटें, जो 15 जीते 13 जीते वही हुक्मरान। तो आप मुझे बताओ दे कि इसीलिए ये दोनों पार्टी जिनके पूरे मुस्तकबिल दाव पे लगी है वो क्या करेंगे? अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक की इस तरह हो, लेकिन मुझे अमन का कोई वहां से कोई नजर नहीं आ रहा है कि कल पुरअमन ये पोलिंग होगा और पुरअमन जो है ना ये इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन खूनी इलेक्शन होगा, अल्लाह ना करे। और इस इलेक्शन के बाद जो हारेगा, खास तौर पे पीटीआई, वो जो अदारों का, सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का जो हाल अभी तक उन्होंने किया है, कल शाम के बाद वो क्या करेंगे ये आपको नजर आ जाएगा साहब। अच्छा उमर साहब, अभी आपने अली वजीर की बात की, अब तो आपकी हुकूमत है, अब तो आपकी हुकूमत में इंसाफ मिल जाना चाहिए ना, तो आप क्यों नहीं उसे इंसाफ दे रहे? आप मुझे बताओ कि एक FIR कट गई है, एक केस एस्टेब्लिश हो गया है, अदालत में चले गया है, तो अदालत तो हमारे हाथ में नहीं है मेरे भाई। मैं वकील हूँ, मुझे पता है अदालत के केस चला जाता है तो फिर अदालत के सौबदीद पे चला जाता है इसमें। तो यकीनन मैं कहता हूँ अली वजीर को रिहा होना चाहिए। और उस शख्स तो पश्तो में तकरीर की है, अगर आप पश्तो से उर्दू में तर्जमा करा के और इतनी सख्त सजा उसको देंगे, और जो उर्दू में फवाद चौधरी, इमरान नियाजी और ये शेख रशीद सब रोज कर रहे हैं, उसको आप कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई बात नहीं है। ये जो मजलूम तबका है, यही सवाल हम आपसे चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की, यही तकरीरें जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा करती थी, उसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? उसको क्या सजा हुई है? उसको भी कुछ नहीं हुआ है सजा। नवाज शरीफ साहब को क्या सजा हुई है? मरियम नवाज को क्या सजा हुई? मेरे भाई मैं तो पंजाब का डोमिसाइल की बात बता रहा हूं, पंजाब का डोमिसाइल भी आता है करो। हम समझते हैं कि सारा पाकिस्तान एक है जी, कोई पंजाब नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा पाकिस्तान एक है। मैंने आपसे एक पार्टी की बात नहीं की, मैंने पंजाब की डोमिसाइल की बात की थी आपसे। कादिर साहब, आप क्या राय रखते हैं? आप पंजाब के डोमिसाइल की बात कर रहे हैं कि पंजाब का डोमिसाइल बहुत तगड़ा है और दूसरे सूबों का बहुत कम है। सिंध के अंदर जो इस वक्त हवा दी जा रही है सूबाइयत को और जो दंगा फसाद हो रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात आपको क्या लगते हैं? वो तो पंजाब की बात नहीं है, वो तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की बात। देखिए, ये जो सिंध में जो हुआ, जो होटल के ऊपर झगड़ा हुआ, खाने के ऊपर जो शराब के नशे में लोग थे, जो गाहक थे,
उनकी वेटर से और बाद में मालिक से झगड़ा हो गया। उस झगड़े के दौरान जो है एक आदमी की जान चली गई, जो कि नहीं जानी चाहिए, अफसोसनाक है। मगर उसको पश्तून और सिंधी फसाद कराना, सिंध में चंद कॉम्परस पार्टी है, इसीलिए तो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी हर वक्त सिंध को पाकिस्तान से जोड़े रखा है और हमने पाकिस्तान कपे का नारा लगाया है। तो ये जो चंद मुट्ठी भर जो कॉम्परस जमाते हैं सिंध में, उन्होंने हवा दी है और साथ साथ पीटीआई नहीं दी है। खुल के पीटीआई वालों ने, उनके कारकुनों ने कराची में, हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के दफातर पे हमले किए। आप मुझे बताओ पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना? एक होटल वाला अगर पश्तून है, उसका झगड़ा किसी सिंधी गाहक से हो गया, इसमें सिंधी का क्या कसूर है और उसके क्या, और फिर पीपल्स पार्टी का कसूर कहां से आ गया? मैं एमएनए पीपल्स पार्टी के कराची में 4 एमएनए, 4 में से 2 पश्तून है, एक कच्ची है और एक सिंधी है। सवाल कादिर साहब, सवाल ये नहीं था कि पीपल्स पार्टी इसके पीछे खड़ी है, सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसकी रोकथाम के लिए किस हद तक गई है और क्या इकदाम किए हैं? पीपल्स पार्टी ने अपनी जो सूबाई हुकूमत है, आपने हमारे वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी देखेंगे, हमारे बहुत सारे लोग साथ मौजूद थे, आधे घंटे के अंदर उनके ऊपर एक्शन हुआ है जो सिंध में हुआ है। उसके बाद कराची में हुआ, उनके खिलाफ भी हुआ। सूबाई हुकूमत तो सिंध पुलिस के जरिए जो इकदाम कर सकती थी वो किए। कल जुमे के दिन बहुत सारी जमातों ने, जिसमें मौजूदा हुकूमत की जमातें भी शामिल है, उन्होंने बाकायदा कल पूरा सिंध कराची बंद करने का ऐलान किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म सिंध की सरबराही में सिंध हुकूमत ने उनके सारे वो जो धरने और सारे ट्रांसपोर्ट जलाने की जो कोशिश थी वो नाकाम बना दिए। आप मुझे बता दो सिंध हुकूमत इससे ज्यादा क्या कर सकती है? जो इस चीज को कंट्रोल रखा, उसको हवा नहीं दिया, जबकि पीटीआई सरे फेहरिस्त है इस चीज को हवा देने के लिए, क्योंकि 24 तारीख में पीटीआई सिंध में इलेक्शन हो रहा है, खासतौर पर कराची और हैदराबाद में, जहां वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए ये लिसानी कार्ड पीटीआई इस्तेमाल करी ताकि पीपल्स पार्टी को लोग वोट न दे, खासतौर पर पश्तून। सही। राना साहब, एक आखिरी सवाल। मंदोहेल साहब, आखिरी सवाल आपसे, तो मुझे ये बता दें कि आपका बड़ा बेहतरीन इत्तेहादी एएनपी को बड़ा आपका इत्तेफाक था, एमकेएम के साथ आपकी प्यार मोहब्बत शुरू हुई थी, लेकिन एएनपी ने जाके आपकी सपोर्ट करने की बजाय एमकेएम की सपोर्ट कर दी है, और एमकेएम की तरफ से भी बड़े सख्त अल्फाज आपने ये पिछले 2 दिन में देखे हैं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? कोई इत्तेहाद टूटने तो नहीं जा रहा? मेरे भाई कुछ नहीं है, 24 तारीख का इलेक्शन है। अब यकीनन पीपल्स पार्टी के ऊपर पीटीआई को इल्जामात लगाएगी, साथ में एमकेएम भी लगाएगी। जारी बात है उसने अपना चुरन कैसे बेचना है, और एनपी जैसा इत्यादि इस तरह एमकेएम भी है। अब दोनों इत्यादि, क्योंकि हमारा सिर्फ एनपी इत्यादि नहीं, एमकेएम भी है, तो वो दोनों अगर आपस में मिल गए, इस तरह हमारे बहुत सारी सीटों पे नून लीग के साथ इत्याद है, बहुत सारे में जमीयत के साथ है, बहुत सारे में एनपी के साथ है। तो ये तो एक बलदियाती इलेक्शन है, सब लड़ रहे हैं और सबको हक है, और ये सारी जमातें मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो बातें कर रही है ये सिर्फ 24 तारीख तक है। 25 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर बगलगीर होंगे सारी पार्टियां पीपल्स पार्टी के साथ। ये जरा इलेक्शन गुजरने 25 तारीख तक की ये सारी बातें होंगी और उसके बाद सब एक जगह बैठकर बगलगीर होंगे। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब इस हवाले से रहने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, एक तरफ जो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत है वो ये इल्ज़ाम धर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो इदारों में तफर्रुका फैलाना चाहते हैं, इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ इदारों के ऊपर अपने दबाव को बढ़ा रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि ताकि किसी न किसी तरीके के साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान में उतरी है वो उसमें कामयाब हो जाएँ और उसका दबाव ही उसका नतीजा साबित हो। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की राय क्या है? वो इदारों के हवाले से उनसे जो मुतसिल बयानात हैं वो उस बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या है, ये राना साहब से जानते हैं। राना साहब आज मुलाकात भी करके आए। राना साहब, इदारों पे दबाव डालने के जो इल्ज़ामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चेयरमैन पीटीआई पे लगा रही है, उस पे चेयरमैन पीटीआई की राय क्या है? उनके आगे गोल क्या है? उन्होंने क्या चीज़ सेट कर रखी है कि किससे कितना ताल्लुक रखना है और कब तक? देखिए यहाँ सर, एक तो चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें याद माजी उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मुत्तहिदा अपोजिशन उस वक्त की जो इस वक्त की हुकूमत है
इन्होंने वहां पर एहतजाजी जलसा किया था, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाला था, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है एहतजाज किया था, इन्होंने एक से ज्यादा एहतजाज किए थे, इन्होंने सबसे ज्यादा इल्जाम लगाए थे। देखिए, उसको वो ये कहते हैं ये हमारा जमहूरी तरीका था, और जमहूरी तरीके के अंदर, जमहूरियत के अंदर अगर आपको किसी से गिला है या आपको शक है कि ये बंदा गलत कर रहा है, तो आप उस पर एहतजाज करिए, एक जमहूरी हक होता है। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि आज इमरान खान साहब का जो खिताब अपने कन्वेंशन से खिताब जो उन्होंने किया, आज उन्होंने बहुत सी चीजें वाजे कर दी, जिसके बाद बहुत से लोगों की उम्मीदें जो हैं उसके अदारों से टकराव की खत्म हो गई हैं। आज उन्होंने फिर वाजे तौर पे कहा, बिल्कुल वाजे कहा कि हम तनकीद पे यकीन रखते हैं, तनकीद होनी चाहिए सियासतदानों में भी, अदारों पे भी, लेकिन मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, और वो तनकीद होनी चाहिए जिसमें हकीकत हो, और अदारों को भी उसे बर्दाश्त करना चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह हो, उनकी ये तो होना चाहिए। जहां तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ठीक है, इलेक्शन कमीशन गलत नहीं है, तो ये वक्त साबित कर देगा। बहुत से मामला ऐसे हैं, मतलब उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे का हवाला दिया कि वीडियो आ गई सामने, सबूत सामने आ गए, और उन्होंने सिंध हुकूमत के सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का हवाला दिया कि सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या असर आपने मैंने किसने नहीं देखा कि लोग ठप्पे लगा रहे हैं, लोग वोट अंदर इस तरह फेंक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस पर अगर कोई चीखेगा नहीं, उस पर अगर इलेक्शन कमीशन पर इतराज नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक आवाज नहीं उठाएगा, तो फिर तो अपने साथ भी ज्यादती होगी, और ये अगर आवाज उठाना तनकीद है तो तनकीद तो नहीं होगी, वो हक है। अब पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, खासकर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आज उन्होंने किया बयान। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत में भी अपनी फौज को कमजोर नहीं करूंगा, मैं किसी सूरत में भी अफवाज पाकिस्तान जो है उनके अंदर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमारी फौज कमजोर हो और दूसरे जो दुश्मन है वो मजबूत हो, और हमने अपने हमारी मुल्क की सालमियत की मुहाफ़िज़ है ये पाक फौज, और मैं उसको मजबूत करूंगा। अच्छा, इमरान खान साहब के इस बयान के बाद, इस आज की गुफ्तगू के बाद तो बहुत चीजें क्लियर हो गई, और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर बाकायदा पीटीआई जो है वो आइंदा चंद दिन में कुछ चीजें रिलीज करने जा रही है। जो चीजें रिलीज करने जा रही है उन चीजों ये होगा कि बहुत से ऐसे फेक अकाउंट जिनसे वो कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिससे ये कोशिश की जा रही थी कि पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान के अहमदारों को लड़ा दिया जाए, तो जालसाजी की जा रही थी, जाली चीजें बनाई जा रही थी अकाउंट से, उन अकाउंट्स के अंदर, और कुछ चीजें फेंकी जा रही थी सोशल मीडिया पे। तो वो अकाउंट्स जो निकले हैं, मैं ब्रेक कर दूं ये खबर कि वो अकाउंट्स जो निकले हैं वो कुछ सियासी जमातों के लोगों के निकले हैं जो पाकिस्तान के बाइट से ऑपरेट हो रहे थे, और उनके हवाले से उन्होंने ऐसे क्वाइफ इकट्ठे किए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कुछ सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ वर्सेस अदारे जो है उनमें बहुत बड़ा क्लैश कराना चाहते थे, उनके दरमियान गलतफहमियों को मजीद आगे बढ़ाना चाहते थे, वो पाकिस्तानी अदारों को सोशल मीडिया के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहते थे, यानी उनकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और गलतफहमी इस कदर पैदा करना चाहते थे कि जैसे किसी जमात को बिल्कुल ही खुटे लाइन लगा दिया जाए और सारे इल्जाम उन पर कर दिए जाए। तो ये चीजें 1-2 दिन में या 4 दिन में या 6 दिन में पीटीआई सामने लेकर आ रही है, तो बहुत से लोगों की ये जो ख्वाहिश थी वो दम तोड़ गई है, और कप्तान का इमरान खान का जो स्टाइल है, जो आज जो आपने उनकी तकरीर सुनी, बिल्कुल चेंज था। यानी आज उन्होंने, और आज से पहले भी चंद दिन पहले भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक स्टैंड ले लिया कि मैं फौज मेरी है, मैं अपनी फौज को कमजोर नहीं करूंगा, और अदारों के ऊपर तनकीद, इलेक्शन कमीशन या दूसरे अदार पे तनकीद उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत पे अगर तनकीद होती है तो उन पर क्यों ना तनकीद हो जहाँ पे गलत काम हो रहा है, और जहाँ पे गलत काम हो रहा है तनकीद हो रहा है, इस्लाह होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी फेक न्यूज, गलत खबर नहीं होनी चाहिए, गलत तनकीद नहीं होनी चाहिए, गलत खबर नहीं होनी चाहिए, गलत तनकीद नहीं होनी चाहिए। तनकीद अगर होती है तो तनकीद बराए इस्लाह हो, वो जायज़ भी है, वो होनी भी चाहिए, और इदारों पर भी अगर होती है तो वो करनी चाहिए। हुकूमत आप तनकीद करते हैं तो इदारों की इस्लाह के लिए भी आप तनकीद कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।